हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी हिस्ट्री का भाग 7 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुटिल लिपि का कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन 2 है सिद्ध मातृका लिपि, ऑप्शन सी है ग्रंथ लिपि, ऑप्शन डी है शारदा लिपि। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सिद्ध मातृका लिपि। कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। अब इनके सहायता से आपको क्या करना है? सही का चुनाव करना है। कथन ए है, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। क्या यह कथन सही है? कथन 2 है, आर है, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो क्या ऊपर दिया गया कथन सही है? तो सही है। तो आपको एक कूट की सहायता से आंसर देना पड़ेगा। सही उत्तर का चयन करना है इन कूट के सहायता से। तो आप सभी को मालूम होगा कि जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया गया था। क्यों वर्जित किया गया था? कि युद्ध में भी हिंसा होती है और कृषि में भी हिंसा होती है, इसीलिए दोनों को वर्जित किया गया था। कारण बताया गया है कि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो एक कारण सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो आपका ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। तो ए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजसु यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। राजसु यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? कितनी रत्नी महिलाएं होती थी? ऑप्शन 1 है, ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा 4। ठीक है, राजसु यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? तो आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृति कर दिया गया? जो शिक्षा संबंधी बिल था वह किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृति कर दिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के प्रभाव के द्वारा, जॉर्ज बार्लो के द्वारा, जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है, द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृति कर दिया गया? तो वो थे जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1 है नागालैंड में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो
आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह सी हो जाएगा सही, मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, कौरव वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो कौरव वंश के शासक थे उनको व्यवस्थित करना है सही क्रम में। तो दोस्तों इनको आप जैसे जैसे जानते होंगे कि पहले कौन हुए उसके बाद कौन हुए, तब आप जाकर कर लेंगे। तो पहला जो राजा हुआ था वो आप सभी जानते हैं, वासुदेव पहले पे ही थे, ये पहले वाले हो जाएंगे। ठीक है, वासुदेव पहले राजा थे, तो ये पहला नंबर पे हो जाएंगे। इसके बाद जिनका आता है वो है आपके भूमि मित्र। जो भूमि मित्र हैं वो आपके दूसरे पे हैं। इसके बाद आपके नारायण का बारी आता है, तो नारायण आपका इस तरह तीसरे पे हो जाएंगे, तीसरे नंबर के थे। और अंत में जो बचे वो आपके चौथे हो जाएंगे। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे वासुदेव, तो ये वाला पहला हो जाएगा। पहला देख लीजिए कहाँ है, सब पहला ही दिया है। इसके बाद हमको 3 रखना है, तो 3 आप देख रहे हैं, बी आपको दिख रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बन रहा है जो क्रम, वो बन रहा है वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। तो कौन कौन थे? पहले वासुदेव थे, उसके बाद भूमिमित्र हुए, उसके बाद नारायण हुए, तब सुशर्मन का बारी आया चौथे नंबर पे। तो इसको आप क्रम में लिख लेंगे। इनके सन को आप कहीं से ढूंढकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो घटनाएं हैं उन पे विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मालूम होगा कि जैतपुरा का विलय कब हुआ, सतारा का विलय, झांसी का विलय, नागपुर का विलय। तो दोस्तों सबसे पहले जिसका विलय हुआ था वो था सतारा। इसमें जो दिया है सतारा, सतारा का विलय हुआ था 1848 में। इसका हुआ था 1848 में। जैतपुरा का इसी के बाद हुआ था, जस्ट 1 साल बाद 1849 को हुआ था। याद रख लेंगे, पहले सतारा हुआ था, पहले तारा हुआ था मतलब आकाश का तारा, इसके बाद जैतपुर। ठीक है, सतारा के बाद जैतपुर हुआ था, तो 49 में जैसे ही सतारा हुआ उसके तुरंत बाद जैतपुर को विलय कर लिया गया। ठीक है, डलहौजी, ये सब हड़प नीति का जो डलहौजी है उसमें आप देख सकते हैं। तो 49 हो गया। झांसी जो हुआ था वो 1853 में, झांसी 1853 में, और इसके बाद नागपुर का 1854। ये याद रख लेंगे डेट। तो इनको क्रम में याद रख लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन्हीं के अनुसार हमारा हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये पहला पे हो जाएगा, फिर तीसरा, और ये पहला हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ये क्रम आपका रहेगा। तो दूसरा जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा पहले दूसरा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा कौन कौन हो जाएगा? सतारा, इसके बाद जैतपुर, झांसी, नागपुर का विलय किया गया था। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट की रचना थी। प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट की रचना थी, कौन सी थी ये बताना है। काशिका वृत्ति, अष्टांग संग्रह, कुलतनी माता, नैषध चरित्र। तो कौन था ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह जो था वह वैद्य वाग्भट की रचना थी। ठीक है, आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। ए है नाट्य शास्त्र से, बी है आयुर्वेद से, सी है खगोल शास्त्र से, डी है आपका गणित से। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र से। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि किससे संबंधित है? तो बोवर पांडुलिपि आयुर्वेद से संबंधित है। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कभी ना कभी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं।
जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। जितने आदमी में एक जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन बी है कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी है कावेरी डेल्टा, ऑप्शन डी है गोदावरी डेल्टा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कावेरी डेल्टा सही होगा। ये जो कथन है वो कावेरी डेल्टा पे ही कहा गया है, इसलिए आप आंसर सी करेंगे। कुछ लोग एल भी लगा सकते हैं लेकिन ए मत लगाइएगा, ये पार्टिकुलर जो कथन है वो कावेरी डेल्टा के लिए ही है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। ये छोटा सा वीडियो था जो आप 1 से 2 मिनट में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम बंद करते हैं वीडियो को। सभी को नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्त ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।